नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलिए आज चलते हैं लेक्चर नंबर 11 पे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आज हम खत्म करेंगे। आपको पता ही है, खैर हम लोग गाउस लॉ के लिए ये सब कर रहे हैं, तो गाउस लॉ तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पढ़ना बहुत जरूरी है। कल मैंने आपको बता दिया था नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। और ये सब भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली कि कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कॉन्टिन्यूस रीजन में निकाला जाता है, कैसे उसको समझा जाता है। आज कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे एक्स्ट्रा, जो 11th स्टैंडर्ड की हम लोग देख सकते हैं। 11 12th के अंदर हम लोग 12th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ा करते थे वैसे तो इस प्रॉब्लम को, तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और कुछ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो कल आई थिंक दो प्रॉब्लम हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का है, इफ अ चार्ज प्लस क्यू, if a charge plus q sit at the block corner, sit at the block corner of a cube, find the electric flux find the electric flux through the शेडेड फेस। एक शेडेड फेस आपको दे रखा है, एक डायग्राम आपको दे रखा है, समझाते हैं आपको उस डायग्राम के बारे में बच्चों। देखो डायग्राम कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर अवेलेबल है, हमारे पास एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर अवेलेबल है। मान लीजिए, और इस क्यूबिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक शेडेड फेस हमारे पास है। ये उसने एक फेस दे रखा है, शेडेड कर रखा है, एक कोई सिंगल फेस है, और चार्ज को यहां बिठा रखा है। अब ये यूं कह रहा है कि शेडेड फेस से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो कितना होगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये अभी करवाना सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए गाउस लॉ का पता होना चाहिए। बट नॉर्मल गाउस लॉ तो खैर आपको पता है, मैं नॉर्मल गाउस लॉ की तो बात ही नहीं करूंगा। गाउस लॉ क्या होता है, जो मैंने आपको कल एक लाइन लिखवाई थी नॉर्मली गाउस लॉ के लिए, उस लाइन से इस सवाल को हम कर सकते हैं। वो लाइन ये थी कि कोई भी क्लोज सरफेस अगर हमारे पास में है, देखो फॉर अ क्लोज्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर अ क्लोज सरफेस द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग अक्रॉस द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इट। तो ये गाउस लॉ का ही एक स्टेटमेंट भी होता है। तो हमको इस चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा, तभी जाके जो है यहाँ से हम फ्लक्स निकाल पाएंगे। और नॉर्मली आप गाउस लॉ जो पढ़ते हो 12th स्टैंडर्ड में, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और वो इनक्लोज्ड हम लोग कर देते हैं किसी भी सरफेस के थ्रू, तो आपको उस सरफेस में जितना चार्ज एनक्लोज है वो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो खैर आपको पता है, इसी से हम इस सवाल को कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि मुझे इस चार्ज को एनक्लोज्ड करना है। तो बेटा एक बहुत सिंपल सी थ्योरी है, कमरा आपको अज्यूम करना पड़ेगा। इस कमरे के कॉर्नर पे आप लोग जब खड़े हो तो उस पर एक चार्ज ऐसा रखा हुआ है, तो इस चार्ज का हम ये मानेंगे कि ये जो पार्ट होता है केवल यही पार्ट उस कमरे में रखा हुआ है, क्योंकि कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है। ये जो पार्ट है
कॉर्नर पे रखा हुआ चार्ज ये अपना 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है। समझ में आ रही बात? ये अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है 1/8। तो एक बात तो हमेशा याद रखना कि कॉर्नर पे रखा हुआ चार्ज उस क्यूबिकल स्ट्रक्चर में 1/8 कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अगर मुझे इस चार्ज को पूरा एनक्लोज्ड करना है, देखो चार्ज के टुकड़े तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये चार्ज की थ्योरी है 12th स्टैंडर्ड में कि चार्ज एक नंबरिक फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, 1 2 3 4 की फॉर्म में होता है। चार्ज कभी आधा नहीं होता, कभी 1/4 नहीं होता, ये बात तो आपको पता है। जब ये बात आपको पता है तो हम इस चार्ज को तोड़ तो नहीं सकते हैं कि भैया 1/8 चार्ज चला गया अंदर, नहीं, चार्ज पूरा ही रहेगा ही। तो इसको एनक्लोज करने के लिए आपको 8 क्यूब लगाने पड़ेंगे इसके चारों तरफ, तब जाके ये एक चार्ज एनक्लोज होगा। तो ये 12th में आप लोग पढ़ते हो कि द फ्लक्स एक्सटेड फ्रॉम 8 क्यूब, तो वो पूरा ये एनक्लोज जाएगा। तो 8 क्यूब जब हो जाएगा तो ये क्यू चार्ज एनक्लोज जाएगा। तो जब ये क्यू चार्ज एनक्लोज जाएगा तो क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है और अपन इसको ऐसे कर सकते हैं। तो फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा, इतना। तो 8 क्यूब से, मैं हिंदी में लिख देना, आप लोग हिंदी में इंग्लिश में लिख लो। 8 क्यूब से आप लोग चाहो तो इंग्लिश में लिख दो, फ्लक्स एक्सर्टेड फ्रॉम 8 क्यूब, निकलने वाला फ्लक्स। तो 8 क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, 8 क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड। इतना फ्लक्स हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। बट हमारे पास तो एक क्यूब है, तो हम यहाँ लिखते हैं एक क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, एक क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स कितना आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन। अब रुको, इस एक क्यूब में कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है। क्या इन 6 सरफेस से फ्लक्स बाहर आएगा, नहीं आएगा। उसका कारण क्या है, देखो जो सरफेस, देखो जो सरफेस चार्ज को टच कर रही है, ये तो आपको श्योर है कि सरफेस का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये बात आपको पता है। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, तो इस सरफेस का जो डायरेक्शन है वो इस सरफेस से परपेंडिकुलरली होता है। मान लो वो नीचे की ओर हो गया, अब ये चार्ज इसको टच कर रही है, तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आएगा, चारों दिशाओं में बाहर आएगा, ऐसे बाहर आएगा, ऐसे बाहर आएगा, ऐसे बाहर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना चारों दिशाओं में वर्चस्व फैलाएगा, ये बात तो श्योर है। तो बेटा जो भी सरफेस, आप चाहो तो हिंदी में लिख लो, चाहो तो इंग्लिश में लिख लो, एक लाइन लिख लो, जाओ पहले समझ लो फिर लिख लेना, कि अगर मान लो ये इसको टच कर रही है चार्ज को सरफेस, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो टच करती हुई बाहर निकलेगी। तो एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो कि ये सरफेस है, इस सरफेस का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, और जो लाइन टच करके निकल रही है, अब मान लो कि ये जो सरफेस है ये एक्स वाई प्लेन में बना हुआ है, तो जो सरफेस का डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन में होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इससे टच करती हुई बाहर निकल रही है वो कहीं ना कहीं एक्स में या वाई में ही तो बाहर निकलेगी। तो कुल मिला के हम ये बात बोल सकते हैं कि ये जेड डायरेक्शन में अगर सरफेस है तो हमेशा एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो एक्स में या वाई में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा हमेशा सरफेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो जब ये हो जाएगा, दोनों में एंगल कितना हो जाएगा 90, और कोस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। इसका मतलब E डॉट ds का वैल्यू 0। तो एक लाइन आप लोग लिख सकते हो, जो सरफेस चार्ज को टच करती है उस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स 0 होगा। समझ में आ गई बात, जो सरफेस चार्ज को टच करती है उस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इस स्थिति में इस चार्ज से कितनी सरफेस टच कर रही है, 3 सरफेस। कौन कौन सी टच कर रही है, मैं टच करने वाली सरफेस को एक बार के लिए समझाता हूँ। जैसे मान लो ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज से एक तो ये सरफेस टच करेगी, ये बात तो आप समझ गए होंगे, एक ये सरफेस टच करेगी, और एक इसके पीछे वाली सरफेस टच करेगी। तो अब 6 में से 3 सरफेस गई, अब केवल 3 सरफेस बची, एक तो फ्रंट वाली, एक ये राइट साइड वाली है ना, एक तो फ्रंट, एक राइट साइड, और एक ऊपर वाली है ना। एक तो फ्रंट वाली सरफेस बच रही है जो चार्ज को टच नहीं कर रही, बिकॉज चार्ज पीछे है। एक राइट साइड में जो सरफेस है वो भी राइट में है इसलिए टच नहीं कर रही, और एक अपर की तरफ जो सरफेस है वो टच नहीं कर रही इसलिए वो। तो 3 सरफेस चार्ज को टच नहीं करती है, इसीलिए इन तीनों सरफेस से फ्लक्स बाहर निकलेगा।
तो एक क्यूब में केवल 3 सरफेस ऐसी है जहां से फ्लक्स बाहर निकल रहा है। एक क्यूब में 3 सरफेस ऐसी है जहां से फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो एक क्यूब का मतलब 3 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स। एक क्यूब मतलब 3 सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, और उन 3 में से आपको केवल एक सरफेस से निकालना जो कि ब्लू कलर में उसने दे रखी थी, है ना, जो कि ब्लू कलर में उसने दे रखी थी। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले मैं मिटा दूं आपको, ये बहुत खतरनाक हो गया डायग्राम। ओके, तो अब आपके लिए जो है एक ही सरफेस है, तो एक सरफेस, जिस सरफेस से आपको फ्लक्स बाहर निकालना है, उस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन, यही तुम्हारा आंसर, दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब इस तरह के और सवाल मैं आपको करवाता हूँ। जैसे एक सवाल तो आपने कर लिया एक सरफेस से, अगर मैं तुमसे बोलूं सवाल नंबर 2 ऐसा है, इसी तरह के सवाल होगा कि ये क्यूब है, इस क्यूब के जस्ट मिड में एक चार्ज रखा हुआ है, जस्ट मिड में, तो इसकी एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, देखो ये चार्ज एनक्लोज्ड है, तो ये एक क्यूब की आवश्यकता है आपको, तो एक क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन, एक क्यूब में कितनी सरफेस है? एक सरफेस या एक फेस, फेस बोल दो यार, सरफेस, तो एक फेस से निकलने वाला इतना होगा। तो एक सरफेस से पूछा है उसने, तो एक सरफेस या एक फेस से अगर मैं बोलूं तो वो कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन, समझ में आ गई बात? ऐसे करना होता है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ना बेटा कि एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स जो है वो कितना हो सकता है। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, अब की बार मैं चार्ज को ना एक साइड पे रखता हूँ। साइड मतलब होता है एक लकीर जो हम लोग देखते हैं उसे साइड बोलते हैं यहाँ पे। तो तीसरा केस ये बन जाता है बेटा कि जैसे मान लीजिए क्यूब है, अब क्यूब में अब की बार चार्ज को मैं ना कहाँ रख रहा हूँ इसका ध्यान देना। चार्ज को रखता हूँ मैं इस एक साइड पे। साइड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जगह। अब इस चार्ज में एक्चुअली होता क्या है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो 1/4 होता है। ये समझने की देरी है। 1/4 का मतलब मैं आपको समझा दूं कि जैसे मान लीजिए कि इसको बंद करना है तो आपको यहाँ पे कोई क्यूब एक बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक कोई क्यूब बनाना पड़ेगा ऐसा कुछ करके, ठीक है ना। एक आपको इसके पीछे की तरफ भी क्यूब बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, और इसके इधर, ठीक है, और इधर से भी कुछ ना कुछ कवरेज देना पड़ेगा। और ऐसा कुछ करके हमको बता दूं, आपको 3D में दिख नहीं पा रहा वो फिगर, बट हाँ इसको कवर करने के लिए आपको 4 क्यूब की नीड होगी। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो साइड में अगर रखा होता है ना चार्ज, उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/4 होता है। तो इसको कंप्लीटली कवर करने के लिए हमको 4 क्यूब की नीड होगी। तो हम ये बात बोल देंगे 4 क्यूब जो होगा तब जाके चार्ज एक बाउंड चार्ज बनेगा, और उस बाउंड स्ट्रक्चर से बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वहां से फ्लक्स कितना निकलेगा? तो एक क्यूब की अगर बात करूं तो उससे फ्लक्स कितना निकलेगा? क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन। अब ये कितनी सरफेस को टच कर रहा है? ये 2 सरफेस को टच कर रहा है। तो 2 सरफेस से तो फ्लक्स बाहर आएगा नहीं, बची 4 सरफेस। तो 4 सरफेस बोल दो या फेस बोल दो, एक ही बात है। तो उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना है हमारे पास? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो एक से निकलने वाला कितना जाएगा? 1/16। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब एक और लास्ट केस बचता है क्यूब, इस क्यूब स्ट्रक्चर में, वो मैं आपको साइड में ही दिखा दे रहा ताकि अगली स्लाइड मुझे ना लेना पड़े। ठीक है, इसी स्लाइड में देख लो। तो इसका एक लास्ट केस और बनता है कि फेज के सेंटर पे, इसे बोलते हैं फेज सेंटर। जैसे मान लीजिए ये कोई क्यूब स्ट्रक्चर है, इसमें 6 फेज है। 6 फेज में किसी भी एक फेज के ऊपर मैं रख देता हूँ, ठीक है। अब ये फेज सेंटर में फेज पे रखा है मैंने, तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है बेटा 1/2। मतलब इसको कवर करने के लिए केवल इसके ऊपर की तरफ एक और क्यूब बना दो,
इतने में ये कवर हो जाएगा। इसका मतलब दो क्यूब से जो चार्ज कवर हो रहा है वो कंप्लीट चार्ज है क्यूब, उससे निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो एक क्यूब से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो हो जाएगा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नोट। सिंपल सी बात है। अब इस एक क्यूब में 5 सरफेस ही आप लोग देख पा रहे हो, क्योंकि 5 सरफेस जो है वही अनटच है, बाकी ये एक सरफेस ऊपर वाली टचिंग सरफेस है। तो जो अनटच सरफेस है उन्हीं से फ्लक्स निकलेगा, टचिंग सरफेस से फ्लक्स नहीं निकलेगा, तो उससे इतना ही फ्लक्स निकलेगा। इसका मतलब अगर एक सरफेस, क्यूब नहीं सरफेस या फेस जो भी आप बोलो, तो एक फेस जो है उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन। ऐसे करके हम सवाल को कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा सवाल CSIR नेट में आया था, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये था CSIR नेट में कि एक हाफ कोन स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ था, है ना। जैसे मैंने अभी तक कितने सवाल करवा दिए आपको, ये सवाल नंबर 3 था, ओके। तो सवाल नंबर 4 ये CSIR नेट, आई डोंट नो 17 में आया था 18 में आया था, ऐसे ही कुछ ईयर था इसका आने वाला, सवाल नंबर 4 का। उसमें एक हाफ कोन दिया हुआ था और इस हाफ कोन से निकल एक चार्ज इसमें पटका हुआ था यहाँ पे, जो क्यू चार्ज था, और बोला था कौन से जो कॉनिकल स्ट्रक्चर है उससे निकलने वाला फ्लक्स निकालो। तो इसको कुछ नहीं करना था, इसको एक और कोण डाल देना था, इसको पूरा बाउंड कर देना था इस सवाल में। जैसे ही कोण डाल दोगे इसके ऊपर एक और, तो ये वर्चुअल कोण है, तो कुल मिला के दो कोण जो है, दो कोण से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, दो कोण से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्योंकि एक पूरा चार्ज बाउंड हो गया। तो आप उसने तो एक कोण से पूछा था जो उसने स्ट्रक्चर दिया था, तो एक कोण से निकलने वाला जो फ्लक्स है, अब बताओ कितना आसान सवाल था। CSIR नेट में 3.5 नंबर में ये सवाल आपके सामने उपस्थित था उस जमाने में। तो सवाल बड़े आसान आते, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है इसमें ना। अब अगला सवाल मैं करता हूँ, सवाल नंबर 5, थोड़ा उसके बारे में सोचना, फ्लक्स निकालने वाला ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, अ चार्ज Q is placed at a charge Q is placed at a distance a by 2 above the center of horizontal square above the center of horizontal square, surface of edge surface of as a as shown in the figure, as shown in the figure, and the flux of the electric field find the flux of the electric field through the square surface. The square, समझाते हैं। सवाल ये है बेटा कि एक स्क्वायर सरफेस आपको दे रखा है, ऐसा कुछ करके। अब इस स्क्वायर सरफेस से जस्ट ऊपर की ओर
a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज p पॉइंट पे रखा हुआ है और उस चार्ज का नाम दे रखा है इन लोगों ने q प्लस q। इसकी जो सरफे साइड है, साइड मतलब कि ये भुजाएं, जो इसकी भुजाएं हैं या जो साइड्स है वो a दे रखी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब बच्चों आपसे पूछा है कि शीट से निकलने वाला जो है, इस शीट से निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है, तो तुम वो कल वाला तरीका मत अपनाना, इसमें सिमेट्रिसिटी बन जाएगी। ये फ्लक्स जो निकलेगा इससे वो पूछा है उसने, तो कुछ नहीं है, इस चार्ज को आपको बाउंड करना है। तो बाउंड करना तो ये a/2 डिस्टेंस आपको दे रखी है, इसका मतलब आप यहाँ पे a डिस्टेंस का एक बाउंड्री खड़ा कर दोगे और ऐसी कुल मिला के आप 6 बाउंड्री खड़ी कर दोगे। बस एक बाउंड्री, 2 बाउंड्री, ऐसे करके 6 बाउंड्री खड़ी कर दोगे। तो आपको 5 और चाहिए, है ना, ऐसे करके इस चार्ज को बाउंड करना है, इस चार्ज को बाउंड करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको बाउंड करने के लिए, है ना, ऐसे करके अगर आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं मान लो, तो ये चार्ज बाउंड नहीं हो जाएगा अंदर की तरफ। तो कुल मिला के आपको 5 साइड और चाहिए, 5 स्क्वायर और चाहिए। तो हमने 5 एडिशनल स्क्वायर लगा दिए यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो वी नीड 5 एडिशनल स्क्वायर्स to bound this charge, 5 additional squares to bound this charge। तो इस चार्ज को बाउंड करने के लिए आपने 5 और स्क्वायर लगा दिए ना, तो 6 स्क्वायर कंप्लीटली हो गए आपके। तो 6 स्क्वायर से वो चार्ज पूरा बाउंड हो गया। तो बाउंड चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो गया, कितना, आपको एक स्क्वायर से निकालना है क्योंकि उसने वही एक स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक स्क्वायर से निकलने वाला कितना होगा, q/6 एप्सिलॉन। दैट्स इट। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, और उससे भी सिंपल आपको इसका आंसर दे पाओगे, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना बेटा। अब अगला सवाल करें, सवाल नंबर 6। इस तरह से मतलब बहुत ट्रिकी से क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट का एग्जाम हो गया या फिर कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो गया, तो छोटे मोटे एग्जाम्स में से सवाल आते हैं। अब वापस से एक कोण दिया हुआ है बेटा, एक वापस से कोण दिया हुआ है और इस कोण के कॉर्नर पे एक चार्ज दिया हुआ है +q। अब इसको बाउंड करना है आपको, जिस तरह से हम सवाल कर रहे हैं उस अकॉर्डिंगली हमको बाउंड करना है। तो बाउंड करने के लिए क्या करता हूं मैं बच्चों, कि मैं ऐसा ही एक वर्चुअल कोण यहां डिजाइन करता हूं। मैं थोड़ा ढंग से नहीं बनाया मैंने एक्चुअली। वैसे आपको बता दूं कि 2 सिलेंडर आपको बनाने पड़ेंगे अगर इसको बाउंड करना है ना। तो एक सिलेंडर 3 कोण से मिलकर बना होता है। समझाता हूँ डोंट वरी, ये सब समझ आएगा। जैसे मान लो ये कोण है, ये देखो एक ये वर्चुअल कोण बन गया, ये दूसरा वर्चुअल कोण बन गया। तो ये एक पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक सिलेंडर बन गया ये। तो एक सिलेंडर 3 कोण से मिलके बना है, पर फिर भी अभी ये बाउंड नहीं है चार्ज, ये थोड़ा उसका हिस्सा आधा ऊपर निकला हुआ है। तो ऐसा ही सिमिलर एक और सिलेंडर आप बना दो ऊपर, सिमिलर सिलेंडर, तो ये सिमेट्रिक बॉडी बन गई। तो 2 सिलेंडर जो है ना उसमें ये चार्ज बाउंड हो गया। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि 2 सिलेंडर जो है, 2 सिलेंडर से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, q/ε। तो बेटा एक सिलेंडर से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, q/2ε। एक सिलेंडर में कितने कोण हैं, तो 3 कोण है। तो 3 कोण से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, जितना एक सिलेंडर से निकल रहा है। आपको तो केवल एक कोण से निकालना है जो कि उसने पूछा हुआ है। तो एक कोण से कितना निकलेगा, q/6 एप्सिलॉन। है ना आसान सवाल। अच्छा ट्रिकी सवाल आते हैं एग्जाम में, चिंता मत करो। अब ऐसे ही सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। मैं ऐसा बोल देता हूं बेटा कि अगर मान लो 2 स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं इस सवाल में। एक तो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें ना चार्ज यहां रखा हुआ है,
और दूसरा ये वाला स्ट्रक्चर है, सरफेस या बीच में तो खाली है, जो भी सरफेस है वो ऊपर ही है, ये समझना सरफेस केवल ऊपर ऊपर है, बीच में कोई खाली नहीं है। अरे मतलब तुमने कटोरी देखी, कटोरी, जस्ट लाइक बाउल, कटोरी, तो ये सरफेस है, तो यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है। तो देखो एक ही सरफेस होती है कटोरी में, एक एक ही सरफेस होती है, और वो सरफेस जहाँ पे आपकी खीर रखी हो, वो सरफेस जो खीर को पकड़ के रखती है, खीर को टच करती है, वही एक सरफेस है। वो सरफेस जो खीर को टच करती है वही एक सरफेस है, और उसी सरफेस पर चार्ज रखा हुआ है, और कोई सरफेस नहीं है। तो मैंने आपको पहले बोला, अगर चार्ज सरफेस को टच करे तो फिर जिस सरफेस को चार्ज टच करता है वहां से तो फ्लक्स बाहर निकल ही नहीं सकता, और इसमें सरफेस ही एक है, तो वहां से फ्लक्स कैसे बाहर आएगा, इसका अर्थ तो खैर जीरो आएगा। बट यहाँ पे सरफेस पे नहीं है चार्ज, यहाँ पे बीच में है चार्ज, तो इसको बाउंड करने के लिए एक और कटोरी मुझे लानी पड़ेगी ताकि ये बाउंड हो जाए। तो दो कटोरी से निकलने वाला, दो बाउल से निकलने वाला या दो हेमीस्फेयर से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको तो एक बाउल से निकालना है, तो एक बाउल से निकलने वाला कितना हो जाएगा, Q अपॉन, अरे समझ रहे हो कितने आसान सवाल होते हैं फ्लक्स के। बस थोड़ा सा आपको गाउस लॉ का आइडिया हो कि भैया चार्ज को बाउंड करना है, तो पहला आइडिया तो ये होना चाहिए कि चार्ज को बाउंड करना है। फिर आपको ये समझना है कि उस स्ट्रक्चर में सिमेट्रिसिटी कैसे आएगी। सिमेट्रिसिटी कैसे आएगी का तात्पर्य ये है मेरे बच्चों, कि आपको ये समझना है आखिरकार कि कैसे वो चार्ज बाउंड होगा, कितने स्ट्रक्चर्स की आपको जरूरत पड़ेगी, वही सब चीजें आपको समझना है, दो चीजें आपको समझनी है, ठीक है ना। अब आगे अगला सवाल करते हैं। तो देखो अगला सवाल अगर हम लोग करने बैठे हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे। चार्ज प्लस क्यू, charge plus q is distributed uniformly, is distributed uniformly on a ring of radius r, on a ring of radius r, a sphere of equal radius r, a sphere of equal radius r is constructed, is constructed with its center at that, with its center at that पेरीफेरी, इंग्लिश में पेरीफेरी बोलते हैं पर हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं बेटा, पेरीफेरी of the ring, periphery of the ring, find the flux of the electric field, find the flux of the electric field through the surface of the sphere,
to the surface of the sphere। एक मिनट बच्चों, अब आप सोचो इस सवाल के बारे में करना क्या है, थोड़ा सोचो थोड़ा सा। तो देखो सोचना ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा वो सवाल बोलता जाए इसको वैसे वैसे ही करते जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो कह रहा है एक सर्किल है, मैं आपको एक सर्किल बना के दिखा रहा हूँ। ये ग्रीन कलर का एक सर्किल है ना। इसमें यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। यूनिफॉर्मली मतलब एक तरह से मान लो इसकी पूरी जो परिधि है, फेरी फेरी फेरी, इस पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू अवेलेबल है। अब ये यूँ कह रहा है कि एक ये आर रेडियस का है, नो डाउट, ठीक है। और एक स्फेयर है जो जिसका सेंटर इसकी पेरीफेरी पर है। तो पेरीफेरी पर ये है इसका सेंटर, तभी जाके ये आर रेडियस का एक क्या बन पाएगा, हमारे पास एक स्फेयर बन पाएगा। तो ये स्फेयर बना जिसका सेंटर सर्किल की पेरीफेरी पर है। ये स्फेयर है जिसका सेंटर सर्किल की पेरीफेरी पर है, और ये सर्किल है। अब इस स्फेयर से निकलने वाला फ्लक्स, तो इसका मतलब इस स्फेयर में जितना चार्ज एनक्लोज्ड है हमको ये निकालना पड़ेगा। तो इस स्फेयर में केवल इतना ही चार्ज एनक्लोज्ड है, इतना, कितना चार्ज, इतना चार्ज। क्या ये टोटल चार्ज क्यू है? नहीं, क्योंकि टोटल चार्ज क्यू तो वो है जो इस पूरी पेरीफेरी पर है। तो ये पेरीफेरी कितनी है, इसका कितना पार्ट इस स्फेयर के अंदर है, ये हमको एक बार निकालना पड़ेगा। चलो निकाल के देखते हैं। तो कुछ 10th स्टैंडर्ड के रूल यहाँ पे हमको काम में लेने पड़ेंगे, उसी से सारा काम होगा। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूँ और मैं एक तरह से सोचूं कि ये अगर मैं मिला दूँ, ये आर रेडियस है, तो ये कितना एंगल यहाँ पर कवर होगा एक तरह से। तो अगर मैं इस चीज़ को सोचता हूँ सपोज, तो मुझे पता लगता है कि यार अगर मैं ये बना देता हूँ सपोज, यहाँ से यहाँ तक का एक स्ट्रक्चर बन जाए, तो अगर मैं एक लाइन इसको क्रिएट कर दूँ तो ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड। तो ये जो टोटल एंगल है ये 120 का होगा, ऐसा मैं समझता हूँ, बिकॉज दोनों की रेडियस सेम है ना। तो 120, तो इसका मतलब 120 डिग्री एंगल जो है वो केवल कवर हो रहा है। तो पूरा एंगल कितना है, 360 सर्किल का, इसका केवल 120 कवर हो रहा है। तो 120 कवर हो रहा है 360 का, इसका मतलब सर्किल का केवल 1/3 पार्ट कवर हो रहा है। तो कंप्लीट सर्किल से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, इतना। कंप्लीट सर्किल अगर इसके अंदर होता, स्फेयर के अंदर, तो कितना फ्लक्स निकलता, इतना। बट सर्किल का केवल 1/3 पार्ट कवर हो रहा है, तो सर्किल का 1/3 पार्ट ही स्फेयर के अंदर है, इसलिए 1/3 ही फ्लक्स वहां से बाहर निकलेगा। 1/3 ही जो फ्लक्स है वो बाहर निकले, बिकॉज इसका 1/3 पार्ट ही इसके अंदर कवर अप हो रहा है, इसीलिए 1/3 ही इसका निकलेगा। दैट्स इट। बस ये एक तरह से सवाल था जिसका आपको जवाब निकालना था कि भाई सर्किल के अंदर, स्फेयर के अंदर से कितना कवर हो रहा है। तो स्फेयर के अंदर सर्किल का केवल 1/3 पार्ट ही कवर है, इसलिए हम ये मानेंगे कि जो फ्लक्स सर्किल के कवर होने से निकल रहा था उसका केवल 1/3 ही यहाँ से बाहर निकलेगा। दैट्स इट। तो इसी के साथ आपका जो है ये खत्म हुआ, क्या नाम इसका, जो भी आपका था ये फ्लक्स वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट। गाउस लॉ की एप्लीकेशंस होगी, और गाउस लॉ आपका बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गाउस लॉ का अब आपको देखने को मिलने वाला है, जिससे हम स्फेयर के, सर्किल के, जो भी गाउसियन सरफेस हमारे पास कवर अप होती है, उन सभी गाउसियन सरफेस को 3 दिन के अंदर खत्म करेंगे। अब 3 दिन अगले आपका गाउस लॉ ही चलने वाला है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज गाउस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम 3 दिन में सीख लेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के सारा पोर्शन खत्म, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पोर्शन आपका शुरू होगा। तो अब अगले 3 दिन हम लोग गाउस लॉ के साथ ही बिताने वाले हैं। तो थोड़ा सा बच्चों अब ध्यान देना इस चीज के ऊपर। ध्यान आपको क्या देना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान ये देना है कि मैंने अब आपको बहुत सारा कुछ कंटेंट धीरे धीरे पढ़ाता जा रहा हूँ, तो अब आपका भी एक फर्ज बनता है बच्चों कि आप इस पूरे पोर्शन को रिवीजन करें, इस पूरे पोर्शन की स्टडी करें। मैं सारे सवाल
लाइन टू लाइन आपको करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ रहा। आपसे बस इतनी सी दरख्वास्त है कि जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ या करवाता हूँ, आप कृपया उन सवालों को रिवीजन कर लें और कुछ मत किया करो। जैसे इलेक्ट्रोस्टेट का कंटेंट पूरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलूंगा कि अगला स्टेप क्या करना है। फिलहाल अभी आपका नया नया कोर्स है, नया नया क्लासेस चल रही है, तो मैं इलेक्ट्रोस्टेट में ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, बस मैं इतना करूंगा कि डेली रिवीजन। हाँ, दूसरी बात, वीकली रिवीजन कि एक वीक में जितना कंटेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, आप संडे को बैठ के उस पूरे वीक के कंटेंट को रिवाइज करा करो, है ना। एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, समझ में नहीं आया तो देखो, ठीक है। बट हाँ, आपको इन नोट्स के अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको ये नोट्स ही घोट के पीने हैं। हर चीज को जो है उस तरीके से पढ़ना है कि हाँ, मुझे नोट्स का हर एक क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ सजेशंस देने वाला हूँ, बट हाँ, आप लोग कृपया करके अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो करा करो। वीकली रिवीजन और डेली रिवीजन तो आपका चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। एक भी दिन ऐसा ना हो जब आप लोग रिवाइज ना करो, और फिर एट द एंड जब इलेक्ट्रोस्टेट आपका खत्म हो जाएगा, तब मैं आपको जब प्रैक्टिस करने के लिए बोलने वाला हूँ, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप लोग बोलो कि सर मुझे वो फॉर्मूला याद नहीं है, या मुझे वो फॉर्मूला या वो थ्योरी काम में नहीं याद नहीं आ रही कि उस सवाल को कैसे करना था। वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंसफुल रखो अपने आप को, थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा संज्ञान में लो, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए आगाह करता हूँ कि आप लोग जो है रहें, अलर्ट रहें, सतर्क रहें, ठीक है। और जो है अगली क्लास में मिले, क्योंकि अब आपका धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टेट भी खत्म हो जाएगा। प्रोबेबली 15 दिन के अंदर इलेक्ट्रोस्टेट खत्म हो जाएगा, तो 15 दिन के अंदर अंदर सबसे बड़ा पोर्शन जो है ईएमडी खत्म, फिर मैग्नेटोस्टेट तो छोटा वाला पोर्शन है, वो हम लोग कर लेंगे धीरे धीरे। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय बाय।